दोस्तों, आज के इस वैज्ञानिक दौर में हमने बेहद शक्तिशाली हथियार बना लिए हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज दो देशों के बीच हुए युद्ध के दौरान मानव शक्ति के साथ साथ दोनों देशों का विज्ञान भी आपस में लड़ता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इतिहास ने ऐसे भी दौर देखे हैं जब लड़ाइयाँ सिर्फ तलवारों और भालों से ही लड़ी जाती थी। ये वो समय था जब योद्धा पैदल या घोड़ों पर ही सवार होकर हजारों किलोमीटर का सफर तय करते थे। उस समय किसी युद्ध को जीतना मानव के दमखम, हिम्मत और हुनर पर निर्भर करता था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हमारे देश के कुछ ऐसे महान योद्धाओं के बारे में बता रहा हूं जिनका जिक्र किए बिना हमारे देश का इतिहास अधूरा ही रह जाएगा। इन योद्धाओं का साहस और दमखम हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत का जरिया रहा है। पृथ्वीराज चौहान। भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का नाम कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनका जन्म 1149 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। पिता की अकस्मात मृत्यु के कारण उन्हें महज 11 वर्ष की छोटी सी आयु में दिल्ली और अजमेर का कार्यभार संभालना पड़ा। पृथ्वीराज की वीरता के साथ साथ कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के साथ उनके प्रेम के किस्से भी आज तक जीवित हैं। संयोगिता के पिता जयचंद उन दोनों की ही शादी को लेकर बिल्कुल भी रजामंद नहीं थे, इसलिए पृथ्वीराज संयोगिता को उनके स्वयंवर से लेकर भाग गए और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। मोहम्मद गौरी के साथ हुए तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी और उसकी सेना का बुरी तरह से संहार किया। उन्होंने गौरी को जिंदा पकड़ लिया, लेकिन गौरी ने उनके पैरों में गिरकर खुद को जिंदा छोड़ने की भीख मांग ली। पृथ्वीराज को गौरी के गिड़गिड़ाने से दया आ गई और उन्होंने गौरी को छोड़ दिया। लेकिन पृथ्वीराज की यही दया भाव आगे चलकर न सिर्फ खुद उनके लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए भी बहुत बड़ी तबाही लेकर आई। चूंकि अपनी पुत्री संयोगिता द्वारा पृथ्वीराज से प्रेम विवाह करने के कारण जयचंद बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो काफी समय से पृथ्वीराज से बदला लेने की सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने गौरी से हाथ मिला लिया। गौरी और गद्दार जयचंद ने साथ मिलकर एक बार फिर से पृथ्वीराज पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। हालांकि पृथ्वीराज ने गौरी को हराने के बाद भी दया दिखाकर उसे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन ये गलती गौरी ने नहीं की। उन्होंने पृथ्वीराज को बंधक बना लिया और उन्हें बेहद क्रूर यातनाएं देकर मार दिया। पृथ्वीराज की मौत की खबर सुनकर उनकी पत्नी और प्रेमिका संयोगिता ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आज भी पूरे भारतवर्ष में पृथ्वीराज की बहादुरी और जयचंद की गद्दारी की मिसालें दी जाती हैं। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप अकेले ऐसे राजपूत योद्धा थे जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। उनका जन्म 1540 ईस्वी को हुआ था। अकबर की तुलना में कम सेना और शस्त्र होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी मातृभूमि मेवाड़ के लिए कड़ा संघर्ष किया। अरावली की पहाड़ियों में अकबर की सेना के साथ हुआ हल्दी घाटी युद्ध महाराणा की वीरता के लिए जाना जाता है। इस युद्ध में महाराणा के साथ साथ उनके प्रिय घोड़े चेतक को भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। कहा जाता है कि जब युद्ध में महाराणा प्रताप जख्मी होकर अकेले पड़ गए थे तो दर्जनों मुगल सैनिक अपने घोड़ों से उनका पीछा कर रहे थे। तभी जख्मी हालत होने के बावजूद वायु गति से दौड़ते चेतक के रास्ते में एक 27 फीट चौड़ा नाला आ गया, लेकिन अश्वों की माला कहे जाने वाले बहादुर चेतक ने अपना पूरा दम लगाकर छलांग मारकर वो नाला पार कर दिया। नाले के उस पार जाते ही चेतक जमीन पर गिर गया और शहीद हो गया। लेकिन महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को त्याग कर चेतक ने असीम स्वामी भक्ति का परिचय दिया। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप का जीवन बेहद तंगहाली में गुजरा। उन्होंने अपने परिवार सहित कई वर्ष भूखे प्यासे जंगल में रहकर गुजारे। इस दौरान कई बार अकबर ने राणा प्रताप के पास संधि के लिए हाथ भी बढ़ाया, किंतु महाराणा ने झुकना नहीं सीखा था। कहा जाता है कि एक बार मेवाड़ के बदले अकबर ने आधा हिंदुस्तान भी महाराणा प्रताप को देने की पेशकश की थी, लेकिन प्रताप ने उनकी इस पेशकश को सिरे से खारिज कर दिया। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद भी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में कई लड़ाइयाँ हुई, जिनमें कभी अपनी विशाल सेना के दम पर अकबर जीत जाते तो कभी अपनी वीरता और हिम्मत के बल पर महाराणा विजयी होते। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक में हुआ था। हालांकि वर्तमान समय में उनके सांप्रदायिक होने या ना होने पर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन उनकी वीरता को लेकर बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ अपनी प्रखर लड़ाई के लिए
भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार जंगल में शिकार के दौरान उनकी बंदूक खराब हो गई थी, तभी अचानक से उनके सामने खूंखार बाघ आ गया तो टीपू सुल्तान ने बिना किसी हथियार के ही बाघ का काम तमाम कर डाला। इस घटना के बाद उन्हें मैसूर का टाइगर कहा जाने लगा। टीपू सुल्तान को इतिहास न केवल एक योग्य शासक और योद्धा के तौर पर देखता है, बल्कि वो बहुत बड़े विद्वान और आविष्कारक भी थे। उन्हें रॉकेट मैन के तौर पर भी जाना जाता है। सन 1772 में पहली बार युद्ध में टीपू सुल्तान ने रॉकेट का इस्तेमाल किया था। ये रॉकेट आज के समय दिवाली पर छोड़े जाने वाले रॉकेट जैसे ही दिखते थे, लेकिन आकार में काफ़ी बड़े थे और इनके चारों तरफ तलवारें लिपटी होती थी। उस जमाने में पेटेंट जैसी व्यवस्था नहीं होती थी, इसलिए इन रॉकेट के आविष्कारों का श्रेय टीपू सुल्तान को नहीं दिया गया। भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने एक बार नासा के एक सेंटर में टीपू सुल्तान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट की पेंटिंग देखी थी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ 4 लड़ाइयाँ लड़ी। पहली 3 लड़ाइयों में उन्होंने हर बार अंग्रेजों को बुरी तरह से खदेड़ा, किंतु अपनी फूट डालो और शासन करो के रणनीति के तहत अंग्रेजों ने आसपास के राजाओं को टीपू सुल्तान के खिलाफ भड़का लिया। फलस्वरूप 1799 में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी चौथी लड़ाई लड़ते वक्त टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गए। शिवाजी महाराज। भारत के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। कभी ना झुकने वाले शिवाजी ने जीवन में बहुत से युद्ध लड़े और विजयी हुए। सन 1630 में जन्मे शिवाजी महाराज ने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने औरंगजेब के मुगल साम्राज्य की कट्टरता और उद्दंडता के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। शिवाजी महाराज छापामार गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे। वे अचानक से हमला करके विरोधियों को संभलने का मौका दिए बिना उन्हें परलोक पहुंचा दिया करते थे। एक बार शिवाजी महाराज मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ बातचीत करने के लिए आगरा भी आए थे। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में लोकप्रिय है। असल में औरंगजेब से उचित मान सम्मान न प्राप्त करने पर शिवाजी महाराज ने भरे हुए दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कह दिया, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी एवं उनके पुत्र को बंदी बनाकर जयपुर भवन में कैद कर दिया। लेकिन शिवाजी महाराज बेहद होशियारी से फलों की टोकरी में छुपकर भाग निकले। इतनी कड़ी चौकसी के बावजूद भी शिवाजी महाराज का भाग निकलना मुगलों के लिए बेहद हैरानी की बात थी। उन्हें लगा कि शिवाजी महाराज जरूर किसी जादुई कला को जानते हैं, जिसके इस्तेमाल से वो अदृश्य होकर मुगलों की कैद से निकल गए। इतिहासकारों के अनुसार जीवन भर किए अपने संघर्ष से शिवाजी महाराज ने अनेक जगहों से मुगलों को खदेड़कर 360 किलो पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी समय में उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और लंबी बीमारी के चलते सन 1680 में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। सम्राट अशोक। भारत के इतिहास में अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ था। इतिहासकारों का मानना है कि भारत में साम्राज्य की स्थापना और भारत को एकता के सूत्र में बांधने का सारा श्रेय मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक को ही जाता है। उन्हीं के कारण मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनकर उभरा। उनका शासन अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। 4 शेरों वाला भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और झंडे के बीच में स्थित नीले रंग का चक्र अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। सम्राट अशोक को अपने आप को साबित करने के लिए अपने ही कई भाइयों से युद्ध करने पड़े, इसलिए उन्हें एक निडर परंतु बहुत ही बेरहम राजा माना जाता है। अशोक महान ने अपने राज्य को विस्तृत करने के लिए सदैव कड़ा संघर्ष किया। यह उनकी योग्यता का ही परिणाम था कि उन्होंने कुशलतापूर्वक 40 वर्षों तक शासन किया। 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग प्रदेश पर आक्रमण किया, जिसमें वो सफल भी हुए। किंतु इस युद्ध में हुई तबाही ने सम्राट अशोक के दिमाग पर बहुत गहरा असर किया। माना जाता है कि इस युद्ध की वजह से 1 लाख से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। छोटे बच्चों को मरते और अपने परिवार से दूर होकर बिलखते देख सम्राट अशोक के मन को गहरी पीड़ा पहुंची। इस वजह से पश्चाताप करने के लिए उन्होंने शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को अपना लिया। तत्पश्चात उन्होंने अपने अंतिम समय तक धर्म और शांति के मार्ग को अपनाए रखा और सभी कार्य लोकहित को ही ध्यान में रखकर किए। अशोक के शासनकाल में कई प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिनमें तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख हैं।
पोरस। पोरस प्राचीन भारत के एक महान राजा थे। उनका राज्य झेलम नदी से लेकर चेनाब नदी तक फैला हुआ था। वर्तमान में ये हिस्सा पाकिस्तान में आता है। हालांकि राजा पोरस के जन्म और शासनकाल को लेकर पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने 340 ईसा पूर्व से लेकर 315 ईसा पूर्व तक राज किया था। पोरस के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध है वो ग्रीक स्रोतों पर ही आधारित है। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि जो जीता वही सिकंदर। माना जाता है कि सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब लेकर चला था और वो दुनिया भर के तमाम देशों को रौंदता हुआ अपने आखिरी पड़ाव भारत में पहुंचा। अगर उसे भारत में भी जीत मिलती तो सिकंदर विश्व विजेता कहलाता, लेकिन उसके विजयी रथ को राजा पोरस ने रोक दिया। जब सिकंदर की सेना झेलम नदी के किनारे पहुंची तो उसकी सेना में 50,000 पैदल सैनिक और 7,000 घुड़सवार थे। वहीं राजा पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक और 4,000 घुड़सवार होने के साथ साथ 160 बेहद शक्तिशाली हाथी भी थे। कहा जाता है कि सिकंदर ने युद्ध में पहली बार इतने खूंखार और होशियार हाथियों का सामना किया था। हाथी चट्टान के समान सिकंदर की सेना के सामने खड़े हो गए, जिनसे पार पाना सिकंदर के लिए नामुमकिन हो गया था। पोरस की युद्ध नीति और उनके सैनिकों का समर्पण देखकर सिकंदर हैरान रह गया। इतिहास में ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि इस लड़ाई के दौरान लगातार बेहद तेज बारिश होती रही और झेलम नदी का पानी उफान मार रहा था, जिससे सिकंदर की सेना को युद्ध करने में बहुत परेशानी हो रही थी। सिकंदर के हजारों घुड़सवारों को पोरस के हाथियों ने उठाकर झेलम नदी में फेंक डाला। आखिरकार सिकंदर हिम्मत हार गया और उसने युद्ध विराम करके पोरस के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। युद्ध में राजा पोरस को भी जान माल की भारी क्षति हुई थी। वैसे भी वो शुरुआत से ही लड़ाई के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने सिकंदर के संधि प्रस्ताव को मान लिया। अपने विश्व विजेता बनने का अभियान छोड़कर सिकंदर भारत से वापस लौट गया। ऐसा भी कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद राजा पोरस और सिकंदर में घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि भारत के महान वीरों के बारे में दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इन महान योद्धाओं का जिक्र किए बिना भारत का इतिहास भला कैसे पूरा हो सकता है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ विज्ञान और इतिहास से जुड़े ऐसे और भी रोचक वीडियोज़ देखने के लिए आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी जरूर दबा दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।